बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी, जिसका नाम सावित्री था। रमेश ने बहुत ही शौक से सावित्री को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। रमेश की बेटी सावित्री बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में रघुवीर सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपने जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वो गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार रघुवीर सिंह बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के और भी गांव पर आप ही का राज्य है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक रमेश नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम रमेश है और मैं पास के ही गांव बरसाना में रहता हूँ। अच्छा ठीक है रमेश, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ, पर दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने पहले कुछ शर्त रखता हूँ। ठीक है? ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद रमेश अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ही ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। रमेश उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और रमेश गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। रमेश के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार रघुवीर सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या, आज मदन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो रमेश बाबू ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। रमेश ने जो गेहूं की फसल उगाई है वो तो एकदम से लहलहा रही थी। रमेश ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि रमेश आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे रमेश, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे ओ रमेश, वाह, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल रमेश, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं।
असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे वापस भी जाना है। ये कहकर जमींदार राम सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल देता है, जिसे देख मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन होगी? रामनाथ इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामनाथ की बेटी सावित्री, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? सावित्री बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार धर्मवीर सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार धर्मवीर सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना हमारे अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर सावित्री बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन सावित्री जमींदार धर्मवीर सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे सावित्री, तुम यहाँ कहो, क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है, पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तों को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। जमींदार रघुवीर सिंह ये सोचता है कि ये तो बच्ची है, इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता रमेश हर साल गेहूं ही लगाता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगी। अच्छा सावित्री सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से सावित्री अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। सावित्री ने इस बार धान की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब सावित्री और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार रघुवीर सिंह सावित्री के पास आता है। अरे सावित्री, शर्त तो याद है ना तुम्हें? मालिक, मुझे सब कुछ याद है, आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है मालिक। अरे ये क्या सावित्री, इस बार तुमने आलू लगाया है? ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए सावित्री ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई।